बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर नंबर 4 है क्यूएसओ पे। मेरा नाम एडवोकेट वकार अहमद फैदी रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल साहब से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज, लैट, गैट, एलएलबी जो ट्यूशन है उसकी सब की प्रिपरेशन करवाते हैं। ये मेरा नंबर है 0303753456 पे आप रब्ता करके कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। ठीक है, आइए हम अब आपको करवाते हैं जी। देखिए लेक्चर नंबर 4 किस पे है, कानून शहादत आर्डर कॉमा 1984 पे। चैप्टर 2 हमने शुरू किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने आपको आर्टिकल 4 तक पढ़ा दिया था। अब आर्टिकल 5 पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ड्यूरिंग मैरिज जो कोई भी कम्युनिकेशन आपकी हुई है ना मियाँ बीवी के दरमियान, उसको भी ना तो डिस्क्लोज किया जा सकता है और ना ही उसको कंपेल किया जा सकता है डिस्क्लोज करने पे। हाँ, अगर एक एक्सेप्शन है, उस पे एक्सेप्शन हम पढ़ लेते हैं। अगर उनके दरमियान कोई केस चल रहा है, एक ने दूसरे के साथ कोई क्राइम किया है के खिलाफ, तो फिर उसमें यानी कि वो डिस्क्लोज किया जा सकता है, वो भी सर्कमस्टांसेस के मुताबिक। देखते हैं, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड। कोई भी शख्स जो कि क्या है, मैरिड है, मैरिड है। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, कोई भी शख्स जो कि शादीशुदा है या शादीशुदा रह चुका हो, शैल बी कंपेल्ड, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा। नो आ गया ना शुरू, इसलिए नो शैल बी कंपेल्ड, मतलब नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, किसी भी शख्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कि टू डिस्क्लोज, कि वो डिस्क्लोज करे क्या, एनी कम्युनिकेशंस, एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन मेड टू हिम, जो उसको की गई है ड्यूरिंग मैरिज, मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू होम ही इज और हैज बीन मैरिड, उसने की जिससे उसकी शादी हुई है या शादी रह चुकी है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, मतलब कि अगर मियाँ ने बीवी से की है या बीवी ने मियाँ से की है, तो उनको किसी को भी कंपेल नहीं किया जाएगा, कंपेल टू डिस्क्लोज, उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो डिस्क्लोज करें। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है नार शैल ही बी परमिटेड, और ना ही इनको इजाजत दी जाएगी, परमिट भी नहीं किया जाएगा। अगर उनमें से कोई इजाजत मांगेगा मैंने डिस्क्लोज करनी है, परमिशन टू डिस्क्लोज, तो वो भी नहीं होगी। नॉट नॉट शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन, की ऐसी कम्युनिकेशन जो मियाँ बीवी के दरमियान हुई है, अनलेस द पर्सन हु मेड इट्स, अनलेस द पर्सन हु मेड इट्स, हाँ जिसने ये कम्युनिकेशन दी है, कोई फैक्ट बताया, जो खबर दी है या कोई भी बात उनके दरमियान सीक्रेट है वो दी है, आर हीज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट जिसने बात की है आपने, अगर मियाँ ने बीवी को की है, बीवी ने मियाँ को की है, वो या उसका रिप्रेजेंटेटिव कंसेंट दे दे तो फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, उसको परमिशन मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन। ठीक है ना, एक्सेप्ट इन सूट बिटवीन मैरिड पर्सन आर प्रोसीडिंग्स इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट अदर। इसका मतलब है कि ये कम्युनिकेशन तब भी डिस्क्लोज की जा सकती है अगर वन मैरिड पर्सन ने क्या किया है, वो उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा हो फॉर एनी क्राइम, कोई भी उसने क्राइम किया है, किसके खिलाफ किया है, अगेंस्ट अदर, अपने कपल दूसरे जो स्पाउस है उसके खिलाफ कोई क्राइम किया है, तो फिर उसको यानी कि डिस्क्लोज किया जा सकता है, उसको कंपेल किया जा सकता है, उसको परमिट किया जा सकता है। जनाब यहाँ ठीक होगी, मतलब कि मियाँ बीवी के दरमियान कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता और ना ही परमिट किया जा सकता कि आप डिस्क्लोज करें। लेकिन अगर कोई कंसेंट दे दे, जिसने की है, मियाँ ने की है, वो का कंसेंट दे दे या बीवी ने की, वो कंसेंट दे दे, अपनी मर्जी दे दे डिस्क्लोज करने की, तो फिर उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। या ऐसे केस भी किए जा सकते हैं जिसमें मियाँ को या बीवी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, केस चलाया जा रहा है उसके खिलाफ कि उसने क्राइम कमिट किया है अपने हस्बैंड के खिलाफ या अपनी बीवी के खिलाफ, उनमें से जो भी होगा। इसके एमसीक्यू पढ़ लेते हैं जी। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, किसी भी शख्स को जो कि शादीशुदा है या शादीशुदा रह चुका हो, शैल बी कंपेल्ड, मे बी कंपेल्ड, इधर क्या लिखा है, शैल बी कंपेल्ड, शैल बी कंपेल्ड, क्या कि शैल बी कंपेल्ड है, जी है, शैल बी कंपेल्ड, शैल बी कंपेल्ड नहीं किया जा सकता टू डिस्क्लोज यानी कम्युनिकेशन जो ड्यूरिंग हिज मैरिज, जो उसकी मैरिज के दौरान हुई है, एनी पर्सन ने की है जिसके साथ वो शादीशुदा है, और ना ही कि इनको परमिशन दी जाएगी कि वो डिस्क्लोज करे यानी कम्युनिकेशन को। हाँ, अगर वो पर्सन जिसने की है वो या उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट कंसेंट दे देता है तो फिर हो सकती है। या एक्सेप्ट इन सूट बिटवीन द मैरिड
अनमैरिड पर्सन या मैरिड पर्सन के दरमियान ही सूट दरमियान चल रहा है उनके दरमियान या प्रोसीडिंग चल रही है, इन विच वन पर्सन इज मैरिड, जिसमें एक पर्सन जो है ना उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उसमें खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है, उसने क्राइम कमिट किया किसके खिलाफ, दूसरे अपने स्पाउस के खिलाफ, तो फिर उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। ये देखें, ये इसका आंसर क्या था, नो पर्सन हु इज आर हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड, सी ऑप्शन ठीक है जी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 क्या कहता है, नो पर्सन हु इज आर हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, एनी कम्युनिकेशन आएगा, मैंने उसको पढ़ दिया है, ठीक है, एनी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाए, कोई भी कम्युनिकेशन भी, ए ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3, नो पर्सन हु इज आर हैज बीन मैरिड, जो कि मैरिड है या मैरिड रह चुका है, उनको कंपेल नहीं किया जाए कि वो कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें, उनके शादी के दौरान उनमें से किसी ने भी एक वो दूसरे को की है, ये जो कि शादी उसके साथ है या शादीशुदा रह चुका हो, और ना ही किसी को परमिशन दी जाए कि कोई डिस्क्लोज करे ऐसी कम्युनिकेशन जो कि उसके स्पाउस ने की है। और ये अगर हाँ की जा सकती है, अगर वो जिस बंदे ने की है, जिस स्पाउस ने की है, चाहे मियाँ ने की या बीवी ने की है, वो या उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो है वो क्या कर दे, कंसेंट दे दे, यहाँ पे कंसेंट आएगा जी, कंसेंट का वर्ड, ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, अब पढ़ते हैं 6 पढ़ते हैं जी, आर्टिकल 6 कहता है एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ द स्टेट, अफेयर ऑफ द स्टेट से क्या मुराद है कि अगर मामला अफेयर्स ऑफ द स्टेट के लिहाज से है ना, तो फिर क्या एविडेंस को डिस्क्लोज किया जा सकता है या नहीं। नो वन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नो वन, और 7 में आएगा नो पब्लिक ऑफिसर, या मैं 7 आपको दिखाई देता हूँ, नो पब्लिक ऑफिसर, ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इधर किसी शख्स को भी इजाजत नहीं है, नो वन शैल बी परमिटेड टू, मैं इधर आगे लेके आता हूँ, नो वन शैल बी परमिटेड, नहीं इजाजत है टू गिव एनी एविडेंस, ऐसी एविडेंस दे, टू गिव एनी एविडेंस ड्राइव फ्रॉम कहाँ से हो, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये लाइन आपने याद रखनी, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से वो उसको ड्राइव हुई हो, मतलब वो रिकॉर्ड ऑफिशियल है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ, अनपब्लिश्ड है मतलब कि वो अभी रिकॉर्ड का सीक्रेट है, तो उसमें से एविडेंस ड्राइव करके आप उसको यानी कि डिस्क्लोज नहीं कर सकते। रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द स्टेट, वो अफेयर ऑफ द स्टेट के रिलेटेड है, मामला स्टेट के मामला के मतलब है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। साथ ही उसने एक्सेप्शन भी बता दी, क्या सॉरी उसने एक्सेप्शन भी बता दी, एक्सेप्शन क्या बता दी, मैं आपके इसको हाईलाइट कर लूँ थोड़ा सा, एक्सेप्शन भी बता दी, विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के मतलब वो बात है, उसका अगर हेड जो है, हेड विद द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो क्या कर दे, वो कंसेंट दे दे, कंसर्न जो है वो परमिशन दे दो फिर हो सकती है। हु शैल गिव आर विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक फिट, अगर वो मुनासिब समझे, जैसा मुनासिब समझेंगे, या तो वो परमिशन दे देगा या वो उसको विद होल्ड कर लेगा, ठीक है ना, विद होल्ड कर रोक लेगा, भाई ये चीज़ है इसमें, मतलब कि स्टेट अफेयर्स ऑफ द स्टेट के मतलब कोई भी एविडेंस जो है रिकॉर्ड अनपब्लिश्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसको उसके बारे में परमिट नहीं किया जाएगा कि आप वो एविडेंस पेश करें, क्योंकि वो अनपब्लिश्ड है, ऑफिशियल सीक्रेट रिकॉर्ड है, तो हाँ उससे यानी कि किया जा सकता है, अगर उसकी आप हेड ऑफ द ऑफिसर जो डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन ले लें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या कहता है, इन दिस आर्टिकल वो कहता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, डॉक्यूमेंट्स के कंसर्निंग इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, ऑफिशियल रिकॉर्ड से मुराद ये है, ऑफ द स्टेट से मुराद है, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द रिलेटिंग टू द स्टेट अफेयर्स मुराद ये ऑफिशियल रिकॉर्ड कौन सा, कंसर्निंग इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज के राज से जो होती है, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, हाउसिंग स्कीम बनती है, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट बनाती है, जो कोई भी पब्लिक वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिहाज से वो कह रहे हैं, ठीक है ना, जो उनको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है, या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी रन करती है या कॉर्पोरेशन करती है, ठीक है ना, वो जो जिसको गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया हो या कंट्रोल किया हो, सेटअप किया हो, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4 करते हैं, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो डिराइव किया हो, जो रिलेटिंग किसके साथ हो, अफेयर ऑफ द स्टेट, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ भी ए ऑप्शन ठीक है ना, और उसको डिस्क्लोज नहीं किया सकता, लेकिन हेड ऑफ द ऑफिसर की परमिशन से जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसकी परमिशन के साथ उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। मैंने इसको दोबारा दोहरा दिया, अब आपने इसको याद रखना है,
ठीक है ना। एमसीक्यूज नंबर जो है 5 क्या कहता है कि 5 क्या कहता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स इंक्लूड्स कंसर्निंग डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट्स हो गए, कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज और सिविल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज आएगा क्योंकि ऊपर हम ये पढ़ के आए हैं अभी। आगे हम जो पढ़ते हैं आर्टिकल 7 है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा, इसको दोबारा सुने फिर समझ आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी क्योंकि मैं साथ इसका ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ और एक एक चीज भी समझा रहा हूँ। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, हाँ कि ऑफिसर के दरमियान ऑफिशियल कम्युनिकेशन उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड, उसको कंपेल किया जा सकता नहीं किया जाएगा कि वो डिस्क्लोज करे कम्युनिकेशन मेड टू हिम जो उसके दरमियान हुई है इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में 3-4 ऑफिसर आर्मी के बैठे हुए हैं, उनके दरमियान ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई है तो उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो डिस्क्लोज करे। कोई भी हो सकता है, कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो सकता है। When he is considered that the public interest would suffer by the disclosure, कि इससे पब्लिक इंटरेस्ट यानी क्या होता है, वो सफर हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है ना। नो पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप डिस्क्लोज करो क्योंकि उससे पब्लिक इंटरेस्ट सफर होता है, नुकसान होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन दिस आर्टिकल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कम्युनिकेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज। ये आपने याद रखना है, ये लाइन ये पेपर में अभी आ जाती है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन से मुराद कम्युनिकेशन रिलेटेड टू कमर्शियल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है ना जी। एमसीक्यूज नंबर 6 करते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर 6 क्या कहता है, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो डिस्क्लोज करे कम्युनिकेशंस मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, ऑफिशियल सीक्रेट। आगे क्या है, इन ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में की गई हो तो उसको वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है ना, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट खत्म होता हो, नुकसान पहुंचता हो। एमसीक्यूज नंबर 7 करते हैं। A communication includes communications concerning commercial इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। ये ऊपर वाला आ गया, सी ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, ये आपने याद रखना है। आगे आर्टिकल जो है 8 करते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफेंस। अगर कमीशन ऑफेंस कमिट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है किसी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को या रेवेन्यू ऑफिसर को, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये देखें पढ़ता हूँ, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल, इनको कंपेल नहीं किया जाएगा टू से वेयर ही गोट एन इन्फॉर्मेशन, कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, वेंस ही गोट इन्फॉर्मेशन, कहाँ से उन्होंने ये एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कि इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। किसी भी मजिस्ट्रेट को ना पुलिस ऑफिसर को क्या किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहाँ से ली है कि कमीशन ऑफ ऑफेंस के रिलेटेड, ठीक है ना, कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। और ना ही आगे लिखा है नो एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर, और ना ही रेवेन्यू ऑफिसर। इसमें 3 ऑफिसर का जिक्र हुआ है, मजिस्ट्रेट, पब्लिक पुलिस ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर को शैल बी कंपेल्ड टू से whence he got any information as the commission of offense against the public revenue। पब्लिक रेवेन्यू के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, वो पब्लिक रेवेन्यू ऑफिसर को पता चला है तो रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप बताएं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ ली, ठीक है ना, कहाँ से लिए। ये भी कंपेल, ये क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, प्रिविलेज इंफॉर्मेशन में आता है, इसको कंपेल नहीं किया जा सकता। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक्सप्लेनेशन में जनाब ये कि इन दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर जो है मींस एनी ऑफिसर इम्प्लाइड आर इन अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। रेवेन्यू ऑफिसर से मुराद है कि वो ऐसा ऑफिसर जो पब्लिक रेवेन्यू की ब्रांच में यानी कि अपनी एम्प्लॉय हो तो उसको रेवेन्यू ऑफिसर कहेंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। अभी एमसीक्यूज नंबर 8 करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 क्या कहता है, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर no dash shall be compelled to say him whence he got any information। क्या आएगा, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को इनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप बताएं कि आपने कमीशन ऑफेंस के रिलेटेड कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है। आगे एमसीक्यूज नंबर 9, उसका तो ए ऑप्शन ठीक है, इसका एमसीक्यूज नंबर 9 देखते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर मींस एनी ऑफिसर इम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द रेवेन्यू ऑफिस, रेवेन्यू पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक ब्रांच। क्या आएगा,
इसमें क्या आएगा, ये देखिए पब्लिक रेवेन्यू, ए बी ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है ना। आगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करते हैं, आर्टिकल 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज अक्सर बनता है। ये देखें, नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, किसी भी एडवोकेट को परमिट नहीं किया जाएगा किसी भी टाइम पे कि अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। हाँ, अगर उसका क्लाइंट जो है ना, मैं इसका पहले मतलब बता देता हूँ कि ये क्या आर्टिकल ये कह रहा है कि एक वकील और क्लाइंट के दरमियान जितनी भी गुफ्तगू होती है वो प्रिविलेज है, उसको क्लाइंट जो वकील है ना वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि प्रिविलेज होती है उसकी क्लाइंट की, वो सीक्रेट होते हैं, ठीक है ना। अगर वो वकील करेगा तो वो उसने क्या किया है, वो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ हो गया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, वकील के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो लिहाजा ये उसका सीक्रेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है कम्युनिकेशन क्लाइंट की और वकील की, उसको वकील डिस्क्लोज नहीं करेगा। इवन कि जब उसकी एम्प्लॉय उसका केस लड़ गया, खत्म भी हो गया ना केस, फिर भी वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है ना। नो एडवोकेट, कोई एडवोकेट भी शैल एट एनी टाइम, किसी भी वक्त भी परमिटेड, उसको इजाजत नहीं दी जाएगी अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। हाँ, अगर उसका एक्सप्रेस कंसेंट दे दे तो फिर वो कर सकता है उस हद तक जिस हद तक उसने इजाजत दी है। टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा, मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट। एडवोकेट के तौर पर उसने उसका यानी कि केस लड़ा, उसके दौरान उसको यानी कि कम्युनिकेशन की है उसके क्लाइंट ने, तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। यहाँ तक समझ आ गई। बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, या उसके बिहाफ पर या अपने बिहाफ पर या उसके अपने क्लाइंट के बिहाफ पर उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। आर टू स्टेट द कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आर कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी कंटेंट या किसी डॉक्यूमेंट के, कोई भी डॉक्यूमेंट के कंडीशंस को वो क्या करेगा, वाजे नहीं करेगा, विद वाइल विच ही हैज बिकम एक्वेंटेड, जिससे उसको वाकफियत मिली है, फेमिलियर था डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, अपनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के तौर पर उसके पास डॉक्यूमेंट आए, उन डॉक्यूमेंट के साथ उसके वाकफियत मिली, और उसके कंटेंट्स और उसकी कंडीशन, वो डॉक्यूमेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है ना, उसको किसी के साथ भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। आर टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस, ना ही कोई एनी एडवाइस क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा, ना ही एनी एडवाइस डिस्क्लोज करेगा बाय हिम टू हिज क्लाइंट इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। तीन चीजें हैं, मतलब कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एनी कम्युनिकेशन, ये देखिए तीन चीज मैं हाईलाइट करता हूँ रेड के साथ, कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा, कंटेंट्स एंड कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज नहीं करेगा, और ना ही वो क्या करेगा, कोई एडवाइस उसने उस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट, या उसने कोई एडवाइस दी है किसको, अपने क्लाइंट को दी, उसको भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडर उसने आके प्रोवाइजो दे दी है, ठीक है ना, प्रोवाइडर दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, कोई भी चीज इस यानी कि इस मतलब कि इस आर्टिकल ये को ना उसने कहा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, ये जो ऊपर बता दिया गया है कि वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसने कहा है कि ये दो लाइनों में अगर उसके क्लाइंट ने ये काम किया है कि इलीगल पर्पस के लिए का कह रहा है, कोई इलीगल पर्पस है उसका, फिर वो डिस्क्लोज कर सकता है, या उसने कोई उसका क्लाइंट क्या करने जा रहा है कि उसने कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा यानी कि कंसीलमेंट की है, या कोई फ्रॉड करने जा रहा है, फ्रॉड करने की नीयत है, ठीक है ना, क्राइम या फ्रॉड करने की नीयत है, ये देखें, तो फिर वो उसको डिस्क्लोज कर सकता है। इलीगल पर्पस को मैं इसको पढ़ देता हूँ, आपको समझ आएगा। उसने कहा नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, वो कहता है कि ये ऐसी जो कम्युनिकेशन ये 1 और 2 में ये प्रोटेक्टेड नहीं है, इसको डिस्क्लोज वो कर सकता, कौन सी, एनी सच कम्युनिकेशन, कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, अगर इलीगल पर्पस के लिए कोई उसने कोई कम्युनिकेट किया है अपने वकील को, उसको वो डिस्क्लोज कर सकता है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एनी फैक्टर observed by any advocate in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment। हाँ, अगर उसने जब से उसने उसको वकील किया हुआ है क्लाइंट ने,
उसको लगता है कि उसने कोई क्राइम या फ्रॉड कमिट किया है या वो आगे आगे कर सकता है, तो उसको यानी कि वो भी ऐसी कम्युनिकेशन जो ऐसे फैक्ट जो है वो भी क्या है, वो भी यानी कि प्रोटेक्टेड नहीं है, उसको भी वो डिस्क्लोज कर सकता है। ये दो चीज़ें आगे एक्सप्लेनेशन बहुत ही है में ये वाली लाइन, द ऑब्लिगेशन, ये जो फ्रीजा है वकील का, स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड, इवन कि उनकी एम्प्लॉयमेंट ये वो वकील वो खत्म हो गया, मतलब वकील नहीं रहा अब उसका, उसकी यानी कि उसने केस खत्म हो गया या उसने कोई दूसरा वकील कर लिया, फिर भी ये जो फर्ज है ना वकील का, ये जारी रहेगा चाहे उसका वो वकील है या नहीं है, ठीक है ना, ये फर्ज जारी रहेगा, मतलब कि वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता किसी हालत में भी, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या है, ए क्या है, ए क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट, ए क्लाइंट है, बी एडवोकेट को कहता है आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ फोर्ज्ड डीड, फोर्ज्ड डीड आ गया ना, अब ये फ्रॉड के जरिए ना, अब ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू सू, तो आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके खिलाफ दावा करें, द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन द फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पस, अब ये क्रिमिनल पर्पस है ना, तो इसमें ये प्रोटेक्टेड नहीं, इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर, मतलब कि वो डिस्क्लोज कर सकता है इस बात को, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। आगे बी क्या कहता है, बी इलस्ट्रेशन क्या है, ए बीइंग चार्ज विद द एम्बेजलमेंट रिटेन्स, इसको आप छोड़ दें, ठीक है ना, इसको आप छोड़ दें, इस ये भी वही उसी तरह से है, मतलब कि अगर फ्रॉड के जरिए कोई उसने किया है, एम्बेजलमेंट की है, मतलब कि हेरा फेरी की है बिजनेस में, वो उसके क्लाइंट को वकील को पता है, तो वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है, वो उसको भी डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है। आगे हम इसको नंबर 10 करते हैं, नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, किसी भी एडवोकेट को परमिट नहीं किया जाएगा कि वो क्या करे, उसको डिस्क्लोज करे, अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट टू डैश मे टू हिम, क्या आएगा इसके ऑप्शन, टू डिस्क्लोज एनी फैक्ट, डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन आएगा, टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मे टू हिम इन द कोर्स, ये आएगा, बी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। आगे 11 नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, नहीं इजाजत दी जाएगी कि वो कंटेंट्स को या कंडीशन को, डॉक्यूमेंट को विद विच ही हैज बीन एक्वेंटेड, एक्वेंटेड का लफ्ज वाकफ, एक्वेंट होता है वाकफकार होना, मतलब पता लगना, वाकफियत होना, वो उसके कंटेंट से वाकफ हुआ किसी भी डॉक्यूमेंट्स के, उसको भी वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है ना, परमिट नहीं किया जाएगा कि वो उसको डिस्क्लोज करे, ठीक है। आगे है एमसीक्यू नंबर 12, नो एडवोकेट, किसी भी एडवोकेट को क्या है वो नो डाउट, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो कहता है कि नो डाउट, कोई शक नहीं कि नो एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट को परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो अपने क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट के अलावा डिस्क्लोज करे, तो वो किसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि जो उसको एज अ वकील के तौर पर पता चली है, बट इफ एनी सच कम्युनिकेशन इज मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, के लिए की गई है, देन सच कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर और नॉट, ये उसने क्वेश्चन पूछा आपसे, आप ये यस या नॉट, यस, वो क्या है, वो उसने कहा कि इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर क्या वो प्रोटेक्टेड है डिस्क्लोजर के से या नहीं, आप कहेंगे नो, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उसने कहा है कि इफ एनी सच कम्युनिकेशन इज मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, के लिए की गई है, देन सच कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, नो, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, इसको डिस्क्लोज किया जा सकता है क्योंकि वो इलीगल पर्पस के लिए की गई है ना, तो फिर वो क्या है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, आपने नो पे लगाना है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 13 क्या है, एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि कोई भी फैक्ट ऑब्जर्व किया है एडवोकेट ने अपने यानी कि एज अ वकील के तौर पर कि एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या ये भी then the attention of such advocate was not attracted to the such fact by on behalf of the client, then such fact is protected from disclosure, क्या ये जो डिस्क्लोज करने से प्रोटेक्टेड है या नहीं, नहीं, नो, आपने नो लगाना है, ठीक है ना, कि ये प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि उसको फ्रॉड का यानी कि क्राइम का पता चला है कि इसने कोई कमिट किया या उसकी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब उसको वकील बना था उससे यानी कि काम उसको पता चला कि ये फ्रॉड कर रहा है या क्राइम कर रहा है, तो ये प्रोटेक्टेड नहीं है, नॉट लगाना है, बी ऑप्शन ठीक है जी।
एमसीक्यू नंबर 14 क्या कहता है? एमसीक्यू नंबर 14 कहता है द ऑब्लिगेशन ऑफ द एडवोकेट नॉट टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड। सीज आएगा जब तक, अगर उसकी क्लाइंट खत्म भी हो गया, मतलब क्लाइंट नहीं रहा, वकील नहीं रहा, तब भी वो उसको, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो उसको डिस्क्लोज ना करे। एमसीक्यू नंबर 15 क्या कहता है? अ क्लाइंट सेज टू बी एडवोकेट आई विश टू ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ फोर्ज्ड डीड। वो फोर्ज्ड डीड के जरिए मैं लेना चाहता हूँ, क्या ये जो लेना चाहता हूँ कि ये प्रोटेक्टेड होगी या नहीं होगी? इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। ये ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसने वकील को बता रहा है, वो फ्रॉड के जरिए बता रहा है ना, क्राइम करने जा रहा है, तो ऊपर आपने पढ़ लिया, अगर वो ऐसा करेगा तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। आगे जी आर्टिकल जो है 10 वो क्या कहता है? आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू द इंटरप्रेटर्स, इंटरप्रेटर पे भी अप्लाई करेगा और द क्लर्क पर भी अप्लाई करेगा और सर्वेंट ऑफ द एडवोकेट पे भी अप्लाई, ये भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसके क्लर्क भी, उसका सर्वेंट भी और उसका इंटरप्रेटर्स भी, वो भी किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। इसकी एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ द 9 आर्टिकल 9 शैल अप्लाई टू द इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क एंड द सर्वेंट ऑफ द एडवोकेट्स। एडवोकेट्स पे वर्ड यूज हुआ है, एडवोकेट ही आप लगाएंगे, बी ऑप्शन। MCQs number 11. आर्टिकल 11 सॉरी, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय द वॉलंटियरिंग एविडेंस। उसने कहा इफ एनी, मतलब कि अगर प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय द वॉलंटियरिंग एविडेंस, अगर जिसने आर्टिकल 9 में हमने पढ़ के वकील और क्लाइंट के दरमियान, अगर क्लाइंट वॉलंटरीली अपनी यानी कि क्या दे रहा है, अब कोई एविडेंस डिस्क्लोज कर रहा है, तो उससे प्रिविलेज वेव नहीं हो जाएगी। जो प्रिविलेज, वो प्रिविलेज क्या कि वो कम्युनिकेशन वेव नहीं हो जाएगी कि वकील अब अपने तौर पे मर्जी पे जो मर्जी बोलता जाए, कहता जाए कि अब वॉलंटरीली वो एविडेंस दे रहा है क्लाइंट, तो अब मैं जो मर्जी डिस्क्लोज कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इफ एनी पार्टी टू द सूट गिव्स एविडेंस, वो देती है कोई भी पार्टी देर इन उसमें सूट में एज इज ओन इंस्टांस और अदरवाइज, किसी तरह भी वो एविडेंस देती है, अपने तौर पे देती है, ही शैल नॉट बी डीम्ड, ये नहीं समझा जाएगा टू हैव कंसेंटेड देयर बाय टू सच डिस्क्लोजर एज मेंशन इन आर्टिकल 9, कि ये नहीं समझा जाएगा कि अब वकील को छुट्टी मिलेगी कि वो डिस्क्लोज कर दे। एंड इफ एनी पार्टी टू द put to the suit आर प्रोसीडिंग, सूट या प्रोसीडिंग कॉल्स एनी सच एडवोकेट, किसी भी एडवोकेट को वो क्या कहता है कि वो सूट में या प्रोसीडिंग को एज अ विटनेस बुलाता है, तो ही शैल बी डीम्ड टू हैव कंसेंटेड टू सच डिस्क्लोजर only if he questions such advocate on matters which, जिस मैटर्स पे उसको वकील को एज अ विटनेस बुलाया गया है ना एडवोकेट को, और सिर्फ उसको उस हद तक कंसेंट मिली है जिस जिस हद तक उसको क्वेश्चन किया गया है, इससे ज्यादा वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। बट फॉर सच क्वेश्चन, उस सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज, वो सारा कुछ उसको ज्यादा नहीं मिलेगी कि वो डिस्क्लोज करे, ठीक है ना, ये इसका मतलब था। आगे पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 17। इफ एनी पार्टी टू द सूट गिव्स एविडेंस, कि वो कोई पार्टी एविडेंस देने अपने तौर पर देती है, वॉलंटरीली देती है, तो ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव टू बी कंसेंटेड देयर बाय टू सच डिस्क्लोजर टू सच एज इज मेंशन इन आर्टिकल 9, टू सच डिस्क्लोजर, ठीक है ना, टू जी आ जाएगा, टू बी ऑप्शन आ जाएगा, टू सच डिस्क्लोजर, यहाँ पे ऊपर लिखा भी है टू सच डिस्क्लोजर, ये देखें। MCQ number 18. If any party to a suit or proceeding calls any such advocate as an witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate as on matters which, but for the such question, उस क्वेश्चन तक वो दे सकता है, he would not be at liberty to disclose। सी ऑप्शन ठीक है, ऊपर आपने पढ़ के आए अभी, ठीक है ना। आगे आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या कहता है? कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन मेड विद लीगल एडवाइजर, अगर लीगल एडवाइजर के साथ आपने कोई कम्युनिकेशन किए, उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट, लीगल एडवाइजर्स के दरमियान गुफ्तगू, ये किसी नो वन, कोई भी उसमें से ना तो लीगल एडवाइजर ना ही क्लाइंट, वो क्या करेगा? डिस्क्लोज करेगा कोर्ट को, ट्राइब्यूनल को, या अदर किसी भी अथॉरिटी को, एक्सेस जुडिशियल या जुडिशियल पावर या जुडिक्शन जिसके पास है। एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन विच हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर, जो उनके दरमियान हुई है
वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस। जो एज अ विटनेस हम, हाँ, अगर वो अपने आप को एज ए हिमसेल्फ एज अ विटनेस के तौर पर पेश करता है तो फिर इन विच केस ही मे बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। ठीक है ना। तो वो अगर विटनेस के तौर पर हिमसेल्फ करता है तो फिर वो डिस्क्लोज की जा सकती है। इन विच केस ही मे बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन एज may appear to the court necessary to be known or in order to explain any evidence which he has given but no others। हाँ, जिसमें वो अपीयर हुआ है एज अपीयर हुआ है उसमें कोर्ट को लगता है कि ये इसको कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है तो फिर वो उसको उस हद तक उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है ना। या कि उस एविडेंस को जानने के लिए ये जरूरी है कि इससे एविडेंस ये मिलेगी तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर उस हद तक कोर्ट की परमिशन से यानी कि वो हो सकता है उसको डिस्क्लोज किया जाए अदरवाइज नॉट बट नो अदर। और इसके अलावा किसी मामले में भी नहीं। ठीक है ना। एमसीक्यू नंबर 19 कहता है नो वन शैल बी कंपेल्ड, किसी भी को कंपेल नहीं किया जाता कि वो कोर्ट को ट्राइब्यूनल को और अथॉरिटी को जिसके पास जो जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स है कि वो या जुडिक्शन है वो डिस्क्लोज करे एनी कम्युनिकेशन जो उसके कोई विच हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन हिम और हिज क्लाइंट him and his legal professional advisor, legal professional advocate, legal professional lawyer, legal professional advocate advisor, legal professional advisor के दरमियान उनके दरमियान उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। आगे एमसीक्यूज नंबर 20 है नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट ट्राइब्यूनल को और अदर अथॉरिटी को जुडिशियल क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स और जुडिक्शन को एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन व्हिच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम और हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर अनलेस ही ऑफर हिमसेल्फ एज ए विटनेस के तौर पर वो अगर पेश करता है तो फिर यानी कि वो हो सकती है डिस्क्लोज। ठीक है ना। आगे चलते हैं 13 एमसीक्यूज है। 13 आर्टिकल क्या कहता है प्रोडक्शन ऑफ द टाइटल डीड ऑफ द विटनेस नॉट ए पार्टी। जो पार्टी एक पार्टी जो क्या है वो पार्टी ही नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ द टाइटल डीड ऑफ द विटनेस उसको एज अ विटनेस के तौर पर नहीं बुलाया जा सकता। मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ द टाइटल डीड ऑफ द विटनेस नॉट ए पार्टी, मतलब एक पार्टी नहीं है कि वो विटनेस के तौर पर टाइटल डीड को प्रोड्यूस करे, वो ऐसा नहीं हो सकता। नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू द सूट, जो एक विटनेस जो पार्टी टू सूट ही नहीं है शैल बी कंपेल्ड, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड टू एनी प्रॉपर्टी कि वो प्रॉपर्टी की अपनी प्रॉपर्टी की वो प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट और एनी डॉक्यूमेंट इन विच ही होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी, या वो अपनी यानी कि प्रॉपर्टी की किसी भी लिहाज से वो उसको प्रोड्यूस करे एज प्लेज या मोर्गेजी कि ठीक है ना। और एनी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ विच माइट टेंड टू क्रिमिनेट हिम, या जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करने पे जो वो उसको क्रिमिनेट ठहराता है, मतलब कि उसको मुल्ज़म ठहराता है अनलेस ही हैज एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस देम with the person seeking the production of such deeds or such person through whom he claims। मतलब कि अगर जो बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो एक है, अब ए अगर परमिशन दे देता है तो फिर वो बैंक जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना। वो पार्टी नहीं है, पार्टी तो ए है ना। अब बैंक तो पार्टी नहीं, बैंक के पास मोर्गेज हुए पड़े हैं डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंक को अगर आप पार्टी नहीं है उसको आप कंपेल करेंगे आप टाइटल डीड लाओ एज अ विटनेस, वो नहीं लाएगी। लेकिन अगर आप जो जिसने लिखवाए हैं वो अगर उसको कंपेल मतलब इन राइटिंग दे देता है, कंसेंट दे देता है जो क्लेम कर रहा है, तो फिर मैंने मतलब है कि उसको वो एज अ विटनेस आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना। एमसीक्यू नंबर 21 नो विटनेस हु इज नॉट ए पार्टी टू अ सूट। ये आगे ये ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं जी। 14 आर्टिकल 14 ये लास्ट है आज का। प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स which another person having the possession could refuse to produce, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो किसी दूसरे पर्सन के पास डॉक्यूमेंट्स है वो क्या वो रिफ्यूज कर सकता है या नहीं कर सकता प्रोडक्शन से। देखिए नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन कि नो वन
किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता जिसकी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession। मतलब कि अगर एक बंदे के पास पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession unless such last mentioned person consent to their प्रोडक्शन। मतलब कि अगर एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंकर के पास है, वो ए और बी का दरमियान केस चल रहा है, तो एक्चुअली तो कोर्ट को ए ने प्रोड्यूस करने ना, एक डॉक्यूमेंट्स किसके पास है, बैंकर के पास, बैंक के पास है। तो बैंक को यानी कि वो क्या कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें क्योंकि उसकी पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। एमसीक्यूज नंबर 22 करते हैं। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट विच इज नॉट इन हिज पोजेशन which is in possession। No person shall be compelled to produce document which in his possession। आगे क्या लिखा है, no person in his possession, no person shall be compelled to प्रोड्यूस, बी ऑप्शन ठीक है, टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन, जो उसकी पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। ये एमसीक्यू नंबर आपका 22 था। आगे करते हैं आगे जी जनाब एंड हो गया डॉक्यूमेंट का। ये था आपकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो लेक्चर्स है आपकी समझ आई होगी। मैंने थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाया क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाता है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े आर्टिकल करवा दूँ और मैं तफसील से करवा दूँ। मैंने करवाया तो एक एक चीज़ करवाई है, ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें ज़्यादा जोर दिया, हाईलाइट भी किया है, ठीक है। अब ये लेक्चर नंबर 4 हो चुका है, लेक्चर नंबर 5 में मिलता है। अब मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद कीजिए। मिलते हैं जी अभी लेक्चर में, ठीक है ना, ऑनलाइन लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।